नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एमसीक्यूज के पार्ट थर्ड में, जहां पर हम कंप्यूटर के और आरएससीआईटी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस क्लास को, सेक्शन को शुरू। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि एक प्रिंटर की आउटपुट जो गुणवत्ता है वो एच जेड में मापी जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा जो है आप गौर करें हर एक चीज़ के ऊपर, ताकि हम एक क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन जो है दो तीन क्वेश्चन वो भी हम तैयार कर सकें। यहाँ आपसे पहला जो वाक्य जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है, उसकी जो आउटपुट जो गुणवत्ता है दोस्तों, वो एच जेड में मापी जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि एच जेड का जो पूरा नाम है दोस्तों, वो है आपका, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया और हिंदी में भी दिखा दिया है, हर्ट्ज। ठीक है, यानी ये एच जेड का क्या है दोस्तों, पूरा फुल फॉर्म है, कंप्लीट। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है, या फिर मान लो कोई भी जैसे किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया तो एच जेड को लेकर एच जेड की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि एक प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता वो एच जेड में मापी जाती है। अब आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। लेकिन बढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान प्रणाली है, यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो हम पेमेंट करते हैं, उसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यानी पेमेंट करने के लिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उस समय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, या इनमें से एक सही है और एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आपके पास में जो है दोस्तों, ये 4 प्रकार के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको बता रहा है कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है, जबकि सेकंड गलत है। फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो गलत है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। सी कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके, पहला और दूसरा, वो दोनों ही क्या है, गलत है। जबकि डी कह रहा है कि दोनों ही ऑप्शन जो है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, वो दोनों ही आपके सही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको नोट करना है कि आपका स्टेटमेंट जो 1 है वो गलत है, जबकि स्टेटमेंट जो 2 है वो आपका सही है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है उसका मैं कारण बता देता हूं कि प्रिंटर की जो आउटपुट जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, वो एच जेड में नहीं मापी जाती। यानी उसका जो मेजरमेंट है वो एच जेड में नहीं किया जाता। जबकि प्रिंटर की जो आउटपुट जो गुणवत्ता है वो दोस्तों डीपीआई में देखी जाती है। किस में देखी जाती है? डीपीआई में। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने क्वेश्चन आपको ये और तैयार करवा दिया है कि प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है, प्रिंटर की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो एच जेड में नहीं मापी जाती, उसका मेजरमेंट एच जेड में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, फिर किस में किया जाता है? डीपीआई में किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं एक तीसरा क्वेश्चन आपको और तैयार करवा देता हूँ। वो ये है कि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, जो भी कंप्यूटर की एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो आरएससीआईटी की हो या किसी और एग्जाम की बात करें, तो डीपीआई का पूरा नाम वहां पर पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने है डॉट पर इंच। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 क्वेश्चन जो आप इससे जो है इजी वे में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 2, कि विंडोज 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि जो विंडो 10 है उसमें ऑलरेडी जो है एक एंटीवायरस जो है वो बिल्ट है, आपका बिल्ट इन है, यानी पहले से इसके अंदर दिया हुआ रियल टाइम है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स हैं कंप्यूटर के, वो नहीं जानते और वो अलग से जो है एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, जबकि विंडो 10 में खुद का ही एक जो है इनबिल्ट एंटीवायरस जो है वो है। तो आपको उसका क्या है दोस्तों, नाम बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से ए सही है, बी सही है, या सी, या फिर लास्ट में डी की बात करें। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर दोस्तों क्या है कि बिल्ट इन पहले से ही एक जो है विंडो 10 के अंदर एंटीवायरस उपलब्ध होता है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? यानी दोस्तों, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। यानी आपको बताना है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में हो, कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में हो। तो दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा कि एमएस वर्ड, चाहे एमएस एक्सेल की बात करें तो ये हार्डवेयर के पार्ट नहीं है, चाहे वो एमएस पेंट की बात करें या फिर मैथ टूल की बात करें। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको जो रखना है वो रखना है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जी दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, चाहे उसमें कीबोर्ड हो, माउस हो, आपका मॉनिटर हो, ठीक है, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, तो दोस्तों ये सभी के सभी किसके पार्ट है? हार्डवेयर के, यानी इनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब साथ साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये तो किसके पार्ट है, मतलब एक तरह से क्या है, ये हार्डवेयर है। लेकिन बात करें कि एमएस वर्ड 2010, एमएस एक्सेल 2010 आपके सामने ऑप्शन है भी, ये क्या है, तो दोस्तों आप इनको भी नोट कर लें कि ये किस में आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में आते हैं। और पहले की जो 2 वीडियो उनमें भी इसकी काफ़ी जो है चर्चा हो चुकी है। और साथ में ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम और मोजिला जो फायरफॉक्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये दोनों ही जो है किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल हैं, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कृषि एग्रीकल्चर कोई एरिया हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है उसमें योगदान देता है। तो हम एमएस एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का जो चयन है वो दोस्तों आपको करना है, और चयन करना है आपको इस रूप में। यानी इस सिचुएशन में जो चार्ट बनाया जाएगा वो लाइन चार्ट होगा, एरिया चार्ट होगा, स्कैटर चार्ट होगा या फिर पाई चार्ट होगा दोस्तों, इस प्रकार के सिचुएशन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको एग्जाम में करके आना है क्या, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कंप्यूटर पीडी VLSI, दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखें ये बात कर रहा है VLSI की। तो कंप्यूटर पीडी VLSI प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती है। यानी आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में कि ये VLSI जो आपका है ये कॉन्सेप्ट कौन सी पीढ़ी में आया था, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो क्या होगा, फोर्थ जनरेशन। यानी फोर्थ जनरेशन में जो है वो VLSI का उपयोग किया गया था। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पर तैयार करवा देता हूँ कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन आपके सामने है, और आप इनका टाइम पीरियड भी दोस्तों हो सके, स्टूडेंट हो सके तो जरूर याद कर लें। बेसिकली इनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी आए नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। तो आप कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का रहा वो भी आप याद कर लें, तो थोड़ा ठीक रहेगा। एग्जाम में जैसा कोई क्वेश्चन आया तो वो आप इजी वे में कर पाएंगे। तो आपको ये जो टाइम पीरियड है वो याद करना आपको, ठीक है। साथ साथ में ध्यान रखें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बनता है कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी उसका सबसे जो मेन कंपोनेंट था दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब के रूप में। सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया था, और फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था, जिसका इक्वेशन आपके सामने है। और फिफ्थ जनरेशन में जो है ULSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन, पांचों का टाइम पीरियड और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इनमें मोस्टली यूज़ की गई थी वो आपके सामने, और वेरी मोस्ट यहाँ से कई क्वेश्चन जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पर IC, VLSI और ULSI इनके कई बार जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आप नोट कर लें तो बेहतर होगा। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। तो दोस्तों मैंने इस एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कई क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नोट्स बनाएंगे और इनको जो है रिपीट भी करेंगे, रिवीजन आप जरूर करें, क्योंकि एक बार लिखने से या देखने से, सुनने से वो टॉपिक हमेशा के लिए याद नहीं रह पाता। तो दोस्तों यदि आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज आपको रखनी है, या फिर पास करने का आपका टारगेट है, चाहे जो भी आप टारगेट रखें, लेकिन यदि आप इनके नोट्स बनाएंगे, इनको आप लिखेंगे, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एग्जाम जैसे आपका नज़दीक आएगा तो आप उनको रिपीट करके, रिवीजन करके आपके टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 की जो है वो विशेषता नहीं है। यानी आपको उसकी विशेषता बतानी कि ये इसकी विशेषता नहीं है, किसकी, MS एक्सेल की। ठीक है, आपको पहले ध्यान देना कि यहाँ पर MS एक्सेल की बात की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि एनिमेशन की जहाँ पर बात आती है दोस्तों, तो आप नाम नोट कर लें, यहाँ पर पावर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यानी जब एनिमेशन की बात आ गई, एनिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों वो MS वर्ड में भी नहीं होता, MS एक्सेल में भी नहीं होता, वो कहाँ होता है, MS पावर पॉइंट में। तो आप पावर पॉइंट का नाम जो वो जरूर याद रखें, स्पेशली किस केस में, एनिमेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी नेटवर्क ट्रांजिशन रेंज सबसे कम है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे कम रेंज है वो आपको बतानी कि ब्लूटूथ की, वाईफाई की, इंफ्रारेड या फिर वाईमैक्स की जो नेटवर्क जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो रेंज है वो है आपकी इंफ्रारेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क
जो इन ऑब्जेक्ट्स को क्लाउड पर डाटा एकत्र करने मतलब इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये सारी जो खासियत है, जो खूबी है, वो किस में होती है? IoT के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है। ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ट्रेस। दोस्तों ये वर्ड जो है ट्रेस, वो मोस्टली डिलीट के लिए यूज किया जाता है, यानी जो चीज़ें हम हटा चुके हैं, जिनको हम रिमूव कर चुके हैं। तो ट्रेस ईमेल के बारे में पूछा है कि ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है, यानी ये क्या काम करता है। तो पहला ऑप्शन है कि वह जगह जहां आपके आने वाले ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आए हुए मेल को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है दोस्तों, वो होता है इनबॉक्स। दोस्तों क्या होता है? इनबॉक्स। ठीक है, जहां पर आई हुई हमारी मेल्स हैं वो स्टोर होती हैं। यहां पर ट्रेस ईमेल के बारे में पूछा गया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह वह जगह है जहां हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा। और अब हम आगे सी और डी की बात नहीं करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आप नोट करें, बी। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को जल्दी कुछ क्वेश्चंस को मैं जल्दी ले लेता हूँ और कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि हम 35 या 30 क्वेश्चंस को जो है वो अपन प्रॉपर टाइम के अंदर मैनेज कर सकें, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर यूज ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता या तो, यानी 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको नोट करना है कौन सा? डिजाइन और डेटा शीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों इसका कल ही मैंने वीडियो बनाया था और कल काफ़ी अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर इसका जो है सही आंसर आप लगा पाएंगे कि इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण इन्हें सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। मतलब कि CDR और DVDR जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं दोस्तों, ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है, ये आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये आपको बताना है सही है कि नहीं है। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो क्या है? ये वाला बी ऑप्शन आपको सही करना है, यानी आपका ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। क्यों है दोस्तों? उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि ये जो जॉयस्टिक है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जॉयस्टिक। तो ध्यान रखना दोस्तों, जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है और कल के वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लिया गया था कि आउटपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जॉयस्टिक है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है और ये अभी आप नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि इसको जो है गलत क्यों किया गया है, यदि कल का वीडियो आपने ईमानदारी से देखा है तो दोस्तों थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पर देखें। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन क्या गया था, देखिए ऑप्शन क्या था आपका कि करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जबकि दोस्तों आपको मैंने कल बता दिया था और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस चार्ट को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को जो इजी वे में समझ जाएंगे। देखो एक तो बात हो रही किसकी? करेक्टर प्रिंटर की, और एक बात हो रही किसकी? लाइन प्रिंटर की। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है, जबकि दोस्तों करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दोनों किसके एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो इसका मतलब इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि CD और DVD जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्पीकर, वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। मतलब विंडोज़ डिफेंडर में कर सकते हैं, विंडोज़ सिंक सेंटर, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर या फिर विंडोज़ फायरवॉल, आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आपका? विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर जो इसका आप तैयार करें। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बीट में, नेक्स्ट यहाँ पर एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बीट में संचारित करने को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि एक संचार नेटवर्क की बात कर रहा है, कंप्यूटर चैनल की बात कर रहा है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो प्रति सेकंड बीट में संचारित करने को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। यानी उसको बैंडविड्थ कहते हैं,
फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या दोनों ही ऑप्शन हमारे ए और बी ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या रखना है, बैंडविड्थ रखना है। यानी संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है उसकी बात करें या कंप्यूटर चैनल की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो कैपेसिटी, इसकी जो क्षमता है उसको प्रति सेकंड बीट में संचालित किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों आपको ये पता करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी जो सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड, एंटीवायरस, स्कैनर या फिर प्रिंटर ड्राइव। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो बनेगा क्या, स्कैनर। दोस्तों स्कैनर जो है वो हार्डवेयर है, ये आप ध्यान रखें, नोट कर लें इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन को तैयार करें, यदि उसके साथ और क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो उनको भी हमें तैयार कर लेना चाहिए। यानी स्कैनर दोस्तों जो है वो क्या आपका हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर। और यदि बाकी ऑप्शंस की बात करें, चाहे वो MS वर्ड हो, एंटीवायरस हो या प्रिंटर ड्राइव हो, ये जो सो आपके सामने क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो देखो इसका सही आंसर तो आपके सामने डिस्प्ले हो ही चुका है। सही जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, AZ145। यानी आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, AZ145। दोस्तों ये आपके सेल एड्रेस का बिल्कुल सही तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। रीज़न इसका क्या है कि देखिए आपके सामने यहाँ पर एक्सेल सीट है, तो दोस्तों एक्सेल सीट में जैसे ABCD ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये क्या है, कॉलम के नाम है, यानी ये कॉलम के नाम है। जबकि आप देखें इधर 1 2 3 4 5 ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये आपके रोल नंबर हैं। अब आपसे पूछा गया था कि MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही एग्जाम्पल कौन सा है, सेल एड्रेस का। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि पहले क्या आ रहा है आपका, ये देखो 1145 आ रहा है, और उसके बाद आपका आ रहा है AZ। जबकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेल नेम की बात हो रही है तो पहले आता है कॉलम, जैसे कॉलम हमने ले लिया H, और फिर बाद में मान लो कोई भी रो ले लेते हैं 8, यानी इस प्रकार से सेल का एड्रेस आता है। यदि यहाँ पर बात करें N, तो पहले N आ जाता है और बाद में कोई भी सेल रो अपन ले सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये समझना आपको ये है कि पहले आता है कॉलम का नाम और बाद में आता है रो का नाम। जबकि यहाँ पर पहले रो है, यहाँ पर भी पहले रो है, यानी जहाँ पर पहले रो है वो आप क्रॉस कर दें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहले कंप्लीट आपका कॉलम का नाम है और बाद में आपका रो का नाम है। जबकि इसी ऑप्शन में देखो कि A और AZ, यानी ये दोनों तो आपके क्या हो गए, कॉलम, और बीच में क्या आ गया, रो। यानी इस प्रकार से सेल का एड्रेस है वो दोस्तों नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या आपका B है। क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों के लिए और तैयार करी है कि जब हम MS एक्सेल में काम करते हैं तो हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, और यहाँ भी जो है काफ़ी क्वेश्चन जो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे मान लो ये पूछा जाए कि टाइटल बार कौन सी होती है, तो दोस्तों आप ध्यान रखें टाइटल बार कौन सी होती है, ये वाली, यानी ये ऊपर जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में आपके जो ये ना क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज बटन, दोस्तों ये कौन सी बार में होते हैं, मतलब स्टेटस बार में होते हैं, टाइटल बार में होते हैं, या फिर दोनों में होते हैं। तो आप ध्यान रखें क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन है दोस्तों, ये कहाँ पर होते हैं, टाइटल बार में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप कुल मिलाकर दोस्तों बात है कि मैं ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर नहीं लूँगा, आप इस स्क्रीन को देखकर या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपका पास थोड़ा समय हो तो आप इनके नोट ज़रूर बना लें। आपका रो जो है वो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है, वर्कशीट कौन सी होती है, वर्कशीट एरिया कौन सा होता है, आपका स्टेटस बार कौन सा होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप इनको अच्छे से लिख लें कि जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि MS एक्सेल में जूम स्लाइडर दोस्तों वो कौन सी बार में होती है, टाइटल बार में होती है या स्टेटस बार में होती है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, स्टेटस बार में। ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कंट्रोल पैनल अपीयरेंस और पर्सनलाइज कंप्यूटर सेटिंग में ऑप्शन की बात कर लेते हैं पहले कि उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपनी पसंद की तस्वीर बदलने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने और उसको सक्षम बनाने की अनुमति देता है, उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजोल्यूशन और रंग की गुणवत्ता को बदलने की सुविधा देता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में अपीयरेंस की बात करते हैं, पर्सनलाइज की बात करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर ये सभी प्रकार की जो सेटिंग है वो की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में जाना जा सकता है। ई गवर्नेंस, ठीक है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उसको ई गवर्नेंस बोलेंगे,
कार ड्राइविंग हम कर रहे हैं उसको ई गवर्नेंस बोलेंगे, सब्जियां खरीदते हैं या फिर टी शर्ट पर प्रिंटिंग करवाते हैं, तो इनमें से ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? तो दोस्तों उसका सही आंसर जो है वो आपको कौन सा रखना है? ए, ड्राइविंग लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि निम्न में से कौन नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है जिससे आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग कर सकता है? जीपीएस, ठीक है, RFID, ब्लूटूथ या फिर ऑप्टिकल फाइबर। तो दोस्तों आपको पता है कि जब नेविगेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो नेविगेशन के लिए जो है दोस्तों किसको यूज़ किया जाता है? जीपीएस को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? जीपीएस को। और जीपीएस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो भी आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जीपीएस का जो है पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग आपका सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? F5 की को यूज़ करते हैं। स्लाइड शो मेनू में व्यू शो विकल्प का चयन करते हैं, स्लाइड शो मेनू में रियर साइन का चयन करते हैं, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर लें कि जब भी आपको प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करना हो, उसको स्लाइड शो के रूप में देखना हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, F5 जो है कि उसका भी उपयोग किया जाता है, और स्लाइड शो जो मेन्यू होता है वहाँ पर हम व्यू ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। और दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और तैयार करवा देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट में यदि हम किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, फर्स्ट स्लाइड से देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका जो देखो ये मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ये मार्क कर दिया है, यानी स्टार्टिंग से यदि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको करना है तो उसके लिए दोस्तों आप नोट कर लें F5 की, यानी जितनी भी आपकी स्लाइड बनी हुई है यदि आप F5 यूज़ करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन यदि प्रेजेंट स्लाइड से या करंट स्लाइड से, देखो यहाँ पर आपका लिखा हो ना फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी जिस स्लाइड पर आप हैं वहीं से आपको प्रेजेंटेशन करना है दोस्तों, तो वहाँ आपका सही आंसर क्या रहेगा? शिफ्ट प्लस F5। यानी स्टार्टिंग से यदि आपको प्रेजेंटेशन करना है, फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन करना है, तो F5 का उपयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। और जिस स्लाइड के ऊपर हम हैं, जो हमारी करंट स्लाइड होती है, प्रेजेंट स्लाइड होती है, वहीं से हमें स्लाइड शो करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप एग्जाम में करके आना, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना है और बताना है कि इनमें से ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं, वर्कशीट में कई वर्कबुक्स और चार्ट शामिल होते हैं, वर्कबुक में कई स्लाइड और चार्ट होते हैं, वर्कशीट में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा? ए बनेगा। यानी MS एक्सेल में क्या होती है कि पहले वर्कबुक होती है और उस वर्कबुक के अंदर जितनी भी आप वर्कशीट बनाना चाहते हैं उतनी वर्कशीट आप बना सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार की जितनी भी आप वर्कशीट बना रहे हैं, तो इन सभी वर्कशीट का जो समूह है, जो ग्रुप बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। तो वर्कबुक में वर्कशीट भी होती है, जितनी एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा होती है, और उसमें चार्ट, यानी वर्कशीट और चार्ट को मिलाकर दोस्तों क्या बनता है? वर्कबुक बनता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में स्लाइड की बात आ रही है, तो स्लाइड MS पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, और यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों बी 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। MS एक्सेल में क्यों बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे आप MS एक्सेल की बात आ रही है, वापस यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन दिखाई भी थी। MS एक्सेल में ये तो आपके होते हैं कॉलम्स, यानी जो वर्टिकल लाइंस बनी हुई है वो कॉलम्स को बताती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दोस्तों वो आपके किसको बताती है? रो को बताती है। तो MS एक्सेल में इस प्रकार से आपको कुछ लाइंस दिखाई देती हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रिड लाइन। 22, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसमें से किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर आपको है वो रखना है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स 22 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 23, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है। यानी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो बात कर रहा है पावर पॉइंट की, और फिर बात कर रहा है एक नई स्लाइड आपको वहाँ पर इंसर्ट करनी है दोस्तों। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की है वो आपको क्या रखना है? Ctrl+M रखना है। और दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि Ctrl+N MS पावर पॉइंट के संबंध में आप मत करके आ जाना, वरना गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 24, OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में हमें जो यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों?
OTP का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पहले भी जो है आ चुका था, ठीक है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से आप 100% खुद ही निकालेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। OTP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स यानी ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर पहले आपको आंसर शो कर देता हूँ। आपको बताना है कि ये जो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और एक आपके पास में ड्रॉप बॉक्स। तो दोस्तों ये तीन नाम आपको अच्छे से रट लेने, अच्छे से आपको समझ लेना है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, दोस्तों ये तीनों जो है ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। अब दोस्तों यहाँ पर समझना थोड़ा सा ये कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये क्या है, आपके स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज आपके सर्विसेज हैं, यानी जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि MS एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी अज्ञात मान के लिए आप ध्यान रखना, और MS एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों इस केस में जो है क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि अज्ञात जो वैल्यू होती है, अनडिफाइंड जो वैल्यू होती है, उसको निकालने के लिए, उसके कैलकुलेशन करने के लिए MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग जो है वो किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको नोट करना है कौन सा, गोल शेक। यानी गोल शेक को याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। MS एक्सेल की बात हो रही है और अज्ञात जो कैलकुलेशन होती है उनको करने के लिए जो है वो इसका गोल शेक का उपयोग किया जाता है। 27 MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है, सिंपल सी बात यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको समझा दूँ कि MS वर्ड में जो अलग अलग टैब होती हैं उनमें एक टैब होती है आपकी पेज लेआउट। देखिए इसको इस तरीके से समझे, MS वर्ड 2010 में किसकी बात हो रही है, पेज लेआउट की। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पेज लेआउट में उपलब्ध नहीं होता, पेज लेआउट में उपलब्ध नहीं होता। तो ओरिएंटेशन विकल्प जो है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये पेज लेआउट में होते हैं। इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ, तो ये भी आपका पेज लेआउट में होता है। पृष्ठ की सामग्री के पीछे मुद्रित पार्ट, ये भी आपका इसमें होता है। लेकिन टेबल विकल्प जो है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें इंसर्ट टैब में होता है। आप नोट कर सकते हैं इसको, जब टेबल की बात आती है तो टेबल का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। तो सही आंसर आपका हो गया सी। 28 नंबर की बात करें कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फल का उपयोग होता है, किसके लिए किया जाता है इस चीज़ का उपयोग। तो MS पावरपॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, एनिमेशन की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर एग्जाम में करके आना है वो है कि आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची जो है वो देख सकते हैं। 29 यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिक सूची, प्रक्रिया आरेख, वन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है दोस्तों इनमें से किसका उपयोग करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का, हेडर फुटर का, क्रॉस रेफरेंस का या माइक्रोसॉफ्ट ड्रा का। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग दोस्तों है ये चार्ट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है उसकी जगह किसको स्थापित किया गया दोस्तों, किसको लेके आया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज को लेके आया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा बी। दोस्तों थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ क्वेश्चंस को और फटाफट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम जो है वो आप लोगों का यहाँ लगे और काफ़ी बड़ा वीडियो वो बन जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे की क्लासेस में रिपीट हो जाएंगे, तो आपकी और अच्छी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। और वीडियो में जो है आप क्लास में जो है बिल्कुल कंटिन्यू आप बने रहें, रेगुलर आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि 100% जो है सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। 31 क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं तथा दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की पहचान करने के तरीके मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार आप इसको देखो। दोस्तों पहली बात तो किसकी हो रही है, MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड के साथ साथ अलाइनमेंट की बात हो रही है, और कौन सा अलाइनमेंट, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को बिल्कुल सीधा कर दे। यानी वहाँ पर जितने भी मैटर लिखे हुए हैं, जितने भी पैराग्राफ लाइंस लिखी हुई हैं, वो लाइंस दोस्तों दोनों साइड में आपको क्या दिखे, बिल्कुल इक्वल लेवल के आपको दिखे। तो उस प्रकार के अलाइनमेंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और दोस्तों ये आपका होगा कौन सा, जस्टिफाई। बिल्कुल दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी, जस्टिफाई।
और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज मैंने आपको और उपलब्ध करवा दी है, ठीक है। Ctrl+Z है वो अंडू के लिए होती है, Ctrl+X है वो कट के लिए होती है, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+F फाइंड के लिए, Ctrl+S रिप्लेस के लिए, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए। तो आप जो यहाँ पर ये शॉर्टकट कीज भी नोट कर लें ताकि और क्वेश्चन आपके ईजी वे में तैयार हो सकें। क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्त करना ईमेल पता में डाला जा सकता है। यानी आपको ये बताना है कि जब हम किसी पर्सन को ईमेल भेजते हैं तो उस ईमेल को भेजते समय उसका जो ईमेल आईडी होता है, उसका ईमेल जो एड्रेस होता है, देखो क्वेश्चन को समझना थोड़ा कि ईमेल भेजते समय जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं तो जिसको भी हमें ईमेल भेजनी है, जिसका वो जो प्राप्तकर्ता होता है, तो दोस्तों उसका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस कहाँ आप इंसर्ट करोगे, ईमेल एड्रेस आप कहाँ डालोगे। यानी केवल टू वाले बॉक्स में डालोगे या फिर केवल टू और CC बॉक्स में आप एड्रेस इंसर्ट करोगे या फिर टू के साथ साथ आप BCC में, ठीक है, या फिर साथ में CC में भी आप वो इंसर्ट कर सकते हैं क्या, ईमेल एड्रेस, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप एग्जाम में करके आएंगे कौन सा, C वाला। यानी आप 2 BCC और CC यानी तीनों जगह जो है आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस है वो लिख सकते हैं। 33, किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो RSCT में कई बार आए हुए भी हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर करके आना है इसका C, पीयर टू पीयर। तो इस प्रकार दोस्तों ये 33 क्वेश्चंस मैंने आज इस क्लास के अंदर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक सभी के सभी समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं अपना कोई क्वेश्चन हो तो। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी अच्छे से अच्छी करेंगे ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो आप कंप्लीटली क्लियर कर पाएँ। और दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी हेल्प जो है वो मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।